हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम एंटाइकोगुलेंट्स डिस्कस करेंगे। एंटाइकोगुलेंट्स कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ये हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। कार्डियोलॉजी जो भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज कंडीशंस है उसमें एंटाइकोगुलेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भी कंडीशंस जैसे कि स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंटाइकोगुलेंट्स का। एंटाइकोगुलेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटाइकोगुलेंट्स क्या करते हैं, नेम से ही क्लियर है। एंटाइकोगुलेंट्स, कोगुलेंट्स मीन्स ब्लड क्लोट्स। सो ये क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं। एंटाई मीन्स अगेंस्ट, सो ये ब्लड क्लोट्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। सो ये ड्रग्स वो होते हैं दैट अफेक्ट द ब्लड क्लोटिंग। ये ड्रग्स ब्लड क्लोटिंग को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंटाइकोगुलेंट्स को कॉमनली ब्लड थिनर्स भी कहा जाता है। ब्लड थिनर्स मीन्स खून को पतला करना। तो इसमें ये कॉमनली हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब खून में या फिर ब्लड में क्लोट्स बन जाते हैं। क्लोट्स क्या होता है, बेसिकली क्लोट्स होता है खून का जमना। सो ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं इसको। जब ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं बॉडी में तो क्या होता है कि ब्लड क्लोट्स बहुत सारी डिसीज कंडीशन कोज करते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। एंटाइकोगुलेंट्स क्या करते हैं, उन ब्लड क्लोट्स को बनने से प्रिवेंट करते हैं, बनने से रोकते हैं। या फिर अगर वो ब्लड क्लोट्स बन भी गए हैं तो ये उनके साइज को बड़ा होने से रोकते हैं एंटाइकोगुलेंट्स ऑलरेडी जो क्लोट्स बन गए हैं उनको डिसॉल्व नहीं करता। मीन्स जो अगर हमारी बॉडी में एक बार क्लोट बन गया है तो एंटाइकोगुलेंट उस क्लोट को खत्म नहीं करेगा, जबकि उस क्लोट के साइज को बड़ा होने से प्रिवेंट करता है। सो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको ब्लड थिनर्स भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। एंटाइकोगुलेंट्स आर द ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट क्लोट फॉर्मेशन। ये क्लोट फॉर्मेशन को बनने से मीन्स क्लोट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है सिंपली बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू फॉर्म क्लोट। ये ब्लड की जो क्लोट बनने की जो एबिलिटी है, क्योंकि ब्लड क्या है, अगर आपके कोई भी इंजरी होती है या कहीं भी इंटरनल इंजरी, हैमरेज, इन्फ्लामेशन कुछ भी होता है तो ब्लड क्या होता है, क्लोट होना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके छोटा सा भी कट लग जाता है तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड थोड़ी देर बाद जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। वो नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो एंटाइकोगुलेंट क्या करते हैं, क्योंकि वो ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है, क्योंकि ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है। लेकिन एंटाइकोगुलेंट उस ब्लड के क्लोट होने की जो एबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। ऑल्सो प्रिवेंट्स अ क्लोट दैट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड फ्रॉम गेटिंग बिगर। अब जो क्लोट बन चुका है एक बार बॉडी में और बाद में एंटाइकोगुलेंट देना स्टार्ट किया गया है, तो वो एंटाइकोगुलेंट क्या करेंगे, जो ऑलरेडी ब्लड क्लोट बन गया है उसको बड़ा होने से, उसके साइज को बड़ा होने से प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि अगर साइज बड़ा होता है ब्लड क्लोट का तो ब्लड क्लोट का साइज बड़ा होता जाता है और वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है हमारी सर्कुलेशन में। जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो हमारी सर्कुलेशन में कहीं भी ट्रेवल कर कर किसी भी आर्टरी या फिर वेन में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है, जिससे बहुत सारी डिसीज कंडीशंस होती है, राइट। सो दीज ड्रग्स डू नॉट डिजोल्व ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लोट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ड्रग्स है ये ऑलरेडी बना हुआ क्लोट को डिजोल्व नहीं करते। अब ये एंटाइकोगुलेंट का सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई कि ये ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड क्लोट को बनने से मींस फॉर्मेशन से प्रिवेंट करते हैं। सेकंड थिंग, ब्लड क्लोट्स जो ऑलरेडी फॉर्म हो गए हैं उनके साइज को बड़ा होने से प्रिवेंट करते हैं। और दीज ड्रग्स डू नॉट डिजोल्व, ये ऑलरेडी फॉर्म क्लोट्स को डिजोल्व नहीं करते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। एक ड्रग्स होते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है, ब्लड क्लोट। लिटिक्स मीन्स ब्रेक डाउन। सो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स या फिर इनको फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक या फिर थ्रोम्बोलिटिक्स, आप जैसे भी इसको बोले वैसे इसको थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फिर फिब्रिनोलाइटिक्स ये क्या करती हैं, ये ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लोट को डिसॉल्व करती हैं। जो क्लोट बॉडी में बन जाता है, अगर हमारे ब्लड में एक बार क्लोट बन गया तो उसको डिसॉल्व करना, उसको खत्म करना, वैनिश करना, वो कौन करता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फिर फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। एंटाइकोगुलेंट्स ऑलरेडी बने हुए क्लोट को डिसॉल्व नहीं करती। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, एक होता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। सो थ्रोम्बस क्या है, थ्रोम्बस मीन्स ब्लड का क्लोट। तो यहाँ पर आप
ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि ये हमारी आर्टरी है। सपोज ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी है। कॉर्नरी आर्टरी मीन्स हमारे हार्ट की जो आर्टरी है। तो यहाँ पर फैटी डिपोजिशन होने के कारण ये फैट्स की डिपोजिशन हो रही है, यहाँ पर इस आर्टरी में फैट्स डिपोजिट हो रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि ब्लड नॉर्मली जैसे फ्लो करता है वैसे फ्लो नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर फैट की डिपोजिशन होने के कारण आर्टरी नैरो हो गई है, और ये जो ब्लड है ये यहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। ब्लड डिपोजिट या फिर ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो ब्लड क्लोट है इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। और इसकी जो फॉर्मेशन मींस इसका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। सो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, मतलब कि क्लोट। क्लोट का ही दूसरा नाम थ्रोम्बस है। दिस इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। थ्रोम्बोसिस किससे ट्रिगर होता है, मीन्स ये कैसे स्टार्ट होता है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। प्लेग मतलब या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग क्या होता है? जब हमारी जो आर्टरीज होती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, उसमें फैट्स की डिपोजिशन के कारण वहां पर प्लेग डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो फैट्स या फिर लिपिड्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं इसको प्लेग बोलते हैं, जो कि क्या करती है? दैट नैरोज एंड डैमेजेस द ब्लड वेसल। जो कि ब्लड वेसल को, अब आप देख रहे हैं ये फैट की यहाँ पर डिपोजिशन होने के कारण ये जो आर्टरी है ये नैरो हो गई है, और ये जो ब्लड है ये इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा, जिससे आर्टरी नैरो भी हो गई है और डैमेज होना भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्लोट फॉर्मेशन, ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो ब्लड क्लोट यहाँ पर बन गया है ये क्या करेगा? अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगी है। जैसे जैसे ब्लड क्लोट ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ब्लड आगे प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, और जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा। सिंपली हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण कौन सी डिसीज कंडीशन होती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI, या फिर जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं सिंपली। वो हमारे मसल के डैमेज होने के कारण स्टार्ट होती है, क्योंकि मसल्स को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। दूसरी कंडीशन थ्रोम्बस बनने के कारण क्या होता है? DVT। DVT मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारी जो डीप वेन्स हैं, जैसे कि लेग्स की वेन्स, पेरिफेरीज की जो हमारी वेन्स हैं, उसमें अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो वेन्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। ये भी बहुत ही रिस्की डिसीज कंडीशन है, क्योंकि अगर जो वेन्स में जो थ्रोम्बस बन गया है, अगर वो क्लोट वहां से ब्रेक होकर टूटकर सर्कुलेशन से कहीं और चला जाता है, जैसे कि सर्कुलेशन से वो हमारे हार्ट में चला गया तो हार्ट अटैक कोज कर सकता है। अगर वो सर्कुलेशन से हमारे लंग्स में चला गया तो लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है, और अगर ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक कंडीशन हो जाती है। अब एम्बोलस क्या होता है? एम्बोलस, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो ब्लड क्लोट है अब ये ब्रेक होकर फ्रीली हमारी सर्कुलेशन में घूम रहा है, आराम से ये कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एम्बोलस क्या होता है? वो क्लोट होता है दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है अंटिल इट लॉजेस इन अ ब्लड वेसल, जब तक कि ये किसी ब्लड वेसल में फंस नहीं जाता एंड ब्लॉक इट, और वहां पर जाके ब्लॉकेज नहीं कर देता। उसके बाद ये क्या कर सकता है? स्ट्रोक कर सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। तो एंटाइकोगुलेंट, अभी आपको एक आइडिया हो ही गया होगा कि एंटाइकोगुलेंट इन ब्लड क्लोट्स को बनने से भी प्रिवेंट करते हैं। अगर आपकी हेल्थ ऐसी है, आपकी जो कंडीशन ऐसी है किसी भी पर्सन की जिसमें उसके ब्लड क्लोट बनने के चांसेस ज्यादा है उस पर्सन के ब्लड में, तो हम क्या देते हैं? ब्लड थिनर्स या फिर एंटाइकोगुलेंट्स, क्योंकि ये ब्लड क्लोट को होने से भी प्रिवेंट करती है, और अगर ब्लड क्लोट बन गया है तो उसके साइज को बड़ा होने से प्रिवेंट करती है। अगर साइज बड़ा नहीं होगा तो ब्लड क्लोट ब्रेक नहीं होगा और सर्कुलेशन में ट्रेवल नहीं होगा। सो एंटाइकोगुलेंट का ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो एंटाइकोगुलेंट्स में हमने क्या पढ़ा? एंटाइकोगुलेंट्स क्या करते हैं और एंटाइकोगुलेंट्स क्या नहीं करते। ये ऑलरेडी फॉर्म क्लोट्स को डिसॉल्व नहीं करते। वो कौन करता है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फिर फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। सो एंटाइकोगुलेंट्स को और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटाइकोगुलेंट्स होते हैं जो कि क्लोट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में नॉर्मली क्लोट कैसे फॉर्म होता है? नॉर्मली हमारी बॉडी में
अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो वो ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होती है। सपोज अब आपको कोई भी इंजरी हुई, कोई भी छोटा सा कट लगा, तो आपको पता लग जाता है कि जो ब्लड है वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, अपने आप ही ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये नॉर्मल जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में कैसे होता है। सो हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस या फिर क्लोट फॉर्मेशन। हीमो मीन्स ब्लड, स्टेसिस मीन्स स्टॉपेज। तो हीमोस्टेसिस क्या होता है, स्टॉपिंग ब्लीडिंग, सिंपली ब्लड का रुकना या फिर क्लोट का बनना, क्लोट फॉर्मेशन। ब्लड का रुकना मीन्स ब्लड की क्या हो गई, क्लोटिंग हो गई। सो हीमोस्टेसिस या फिर क्लोट फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में सिंपली क्लोट कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस मीन्स स्टॉपिंग ब्लीडिंग और हैमरेज, हैमरेज या फिर ब्लीडिंग को रोकना। फ्रॉम द बॉडी इज हीमोस्टेसिस एंड ब्लड क्लोटिंग इज अ नॉर्मल होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ब्लड क्लोटिंग क्या है, हमारी बॉडी का नॉर्मल होम्योस्टेटिक फंक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी या फिर कभी भी जब बॉडी में कट लगेगा या फिर कोई भी इंजरी होगी तो ब्लड स्टॉप ही नहीं होगा, हैमरेज हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस, ये बहुत सारे सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस मीन्स एक सीरीज की तरह ये होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोटिंग कैस्केड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लोटिंग कैस्केड बोलते हैं इसको। इन विच प्लेटलेट्स एंड अदर प्रोटीन्स क्लोटिंग फैक्टर्स प्ले अ वाइटर रोल। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट है प्लेटलेट्स और दूसरा क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स, जो कि कुछ नहीं सिर्फ प्रोटीन्स हैं जो कि क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन या फिर प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी इसको बोलते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में या फिर जब भी कभी भी बॉडी के अंदर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, इंटरनल मीन्स बॉडी के इंटरनल कोई इंजरी हुई है, सपोज ब्लड वेसल में बॉडी में अंदर कोई इंजरी हुई है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से कोई कट लग गया है, तब भी क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल कट या फिर इंटरनल इंजरी, दोनों में क्या होता है, फॉलोइंग इंजरी टू ब्लड वेसल द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है, आप देख लो कभी भी इंजरी होगी तो ब्लड क्यों निकलेगा, क्योंकि ब्लड वेसल में कट लगा है या फिर ब्लड वेसल में इंजरी हुई है। जैसे ही ब्लड वेसल को इंजरी होती है, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन्स वेसल, वेसल क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे ही वेसल का जो साइज है वो नैरो हो जाएगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाएगी। एंड प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा है वो डैमेज जो ब्लड वेसल है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। डैमेज ब्लड वेसल, सो ये फर्स्ट क्या है, डैमेज ब्लड वेसल क्या करता है, इंजरी टू ब्लड वेसल लाइनिंग ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। जैसे ही इंजरी होती है ब्लड वेसल्स में, जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, साथ में ही प्लेटलेट्स भी वहां पर आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन, सेकेंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, डैमेज टू द ब्लड वेसल एक्सपोजेस कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। जैसे ये ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो ये क्या है, कोलेजन और जो इलास्टिन फाइबर्स हैं वो एक्सपोज हो गए, जो कि नॉर्मली एक्सपोज नहीं होते। इसके एक्सपोज होने से क्या होता है, causes platelets to adhere to the site of the injury। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेटेड, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर चिपक जाती हैं, वहां पर जो कि इंजरी वाली साइट है वहां पर आके अडियर हो जाते हैं, मीन्स चिपक जाते हैं और एक दूसरे के साथ भी चिपक जाते हैं। द प्लेटलेट रिलीज सीरोटोनिन। जैसे ही वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, फर्स्ट थिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन जो कि फर्स्ट स्टेप था, सीरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है जिससे प्लेटलेट्स आते हैं, बहुत सारे प्लेटलेट्स आते हैं और ये प्लेटलेट्स भी सीरोटोनिन और ज्यादा रिलीज करते हैं जिससे और प्लेटलेट्स वहां पर आते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, प्लेटलेट प्लग। तो वहां पर इतने सारे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं जो कि एक प्लग के जैसा दिखता है, तो जिसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और वहां पर कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, एडीपी। एडीपी क्या हेल्प करता है, एडीपी भी प्लेटलेट्स की एडहेशन में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स को और वहां पर चिपकाने में हेल्प करता है। एंड थ्रोम्बोक्सेन, थर्ड केमिकल थ्रोम्बोक्सेन, टीएक्सए, ये दोनों एडहेशन में भी काम करता है, मींस आपस में चिपकाने में भी, और वेजोकंस्ट्रिक्शन जो वेसल्स की जो नैरोइंग है उसमें भी हेल्प करता है। सो सीरोटोनिन क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है, एडीपी
प्लेटलेट एडिशन करता है और थ्रोम्बोक्सिन एडिशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन दोनों चीजें करता है. दिस प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड वॉन विलब्रेंट फैक्टर. जो कि वॉन विलब्रेंट जो फैक्टर है, ये प्रोटीन इस प्रोसेस मीन्स प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, जो कि एक प्रोटीन है और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. सेकेंड स्टेप क्लियर. फर्स्ट में क्या हुआ था, वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई थी, वेसल नैरो हो गई इंजरी के बाद. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, प्लेटलेट्स आने वहां पर स्टार्ट हुए और प्लेटलेट्स ने प्लग बना दिया बिकॉज ऑफ मेनी केमिकल्स. जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अडेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं, जिसके कारण वहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया. थर्ड फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन ब्लड क्लोट. अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, वहां पर एक स्टेबल क्लोट बन जाएगा, स्टेबल ब्लड क्लोट, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस. अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा, दिस फेज इन्वॉल्व्स डजन प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर्स. तो इस प्रोसेस में ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें हमारे क्या आते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स. क्लोटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं, डजन, 12 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं. दैट ट्रेवल्स अलोंग द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट. ये प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये लेटर ऑन एक्टिव होते हैं. दे आर एक्टिवेटेड इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नोन एज क्लोटिंग कैस्केड. ये एक सीक्वेंस में एक्टिवेट होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोटिंग कैस्केड. और ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ये लास्ट में क्या बनाते हैं, इवेंचुअली एक स्टेबल क्लोट को फॉर्म करते हैं. अब फिब्रिन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन. ये जो ब्लड क्लोट है, इसके अंदर बहुत सारे फिब्रिन्स आते हैं, तो जाकर ये जो ब्लड क्लोट है ये स्टेबल होता है. फिब्रिन्स क्या है, फिब्रिन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. फिब्रिन थ्रेड है एक तरह से, जो कि इन ब्लड क्लोट्स को, जो कि ये जो प्लेटलेट्स हैं और क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इनको आपस में बांध के रखता है. बांध के रखने से क्या होता है, ये जो फिब्रिन है ये एक स्टेबल क्लोट बना देता है. स्टेबल मतलब ऐसा क्लोट जो कि दोबारा से रप्चर नहीं होगा. नॉर्मली अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई इंजरी है, ऑफ कोर्स रप्चर हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक स्टेबल क्लोट बन गया है, स्ट्रॉन्ग क्लोट बन गया है. तो ये थर्ड स्टेप में आप दे सकते हैं. ये जो येलो कलर के या फिर ये जो थ्रेड टाइप दिख रहे हैं, ये क्या है, फिब्रिन स्ट्रैंड्स है और ये पूरा एक स्टेबल क्लोट बन गया है. डेवलपमेंट ऑफ क्लोट. सो फिब्रिन स्ट्रैंड्स जो कि एक धागे की तरह है, अडियर टू द प्लग, ये प्लग के साथ ही चिपक जाता है और एक इनसोल्यूबल और स्टेबल क्लोट बनाता है. फोर्थ स्टेप है डिसॉल्विंग ऑफ फिब्रिन क्लोट. अब लास्ट में क्या होगा कि बिल्कुल स्किन जो है ऐसा शो होगा कि ये जो स्किन है नॉर्मल है, इसको कभी इंजरी नहीं होगी. ऑफ कोर्स कभी उसमें स्कार रह जाता है, कभी आपको पुरानी चोट लगी हो तो वहां पर थोड़ा सा स्कार रह जाता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या ट्राई करती है कि नॉर्मली स्किन वैसी ही बन जाए पहले जैसे, या फिर कहीं भी जो इंजरी हुई है, ब्लड वेसल्स हुई है, तो वो नॉर्मली वैसी ही बन जाए जैसी थी. तो बाद में फिब्रिन ये जो क्लोट बना है, इसका डिसोल्वेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं डिसॉल्विंग ऑफ फिब्रिन क्लोट. ये डिसॉल्व हो जाता है क्लोट. डिसॉल्विंग ऑफ क्लोट इज अ स्लो प्रोसेस. क्लोट का डिसॉल्व होना एक स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू बिल्डिंग ऑफ क्लोट. बनने से स्लो है. फिब्रिन इज डिसॉल्व बाय प्लाज्मिन विच इज डिराइव फ्रॉम एन इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड प्लाज्मिनोजन. फिब्रिन डिसॉल्व कैसे होता है, प्लाज्मिन से. और प्लाज्मिन किससे बनता है, इनएक्टिव प्रोटीन प्लाज्मिनोजन से. और ये जो प्रोसेस है प्लाज्मिन का, एक्टिव प्लाज्मिन का इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन से बनना, ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है. ये किससे ट्रिगर होता है, प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर 7 से, रेड, व्हाइट एंड सर्टेन रीनल सेल से. अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या हैं. तो ये आप क्लोटिंग फैक्टर्स देख रही हैं, ये कितने हैं, टोटल 12. टोटल ये 12 है, 1 to 13. अब आप बोलेंगे 1 to 13 है लेकिन 12 कैसे हैं, क्योंकि इसमें 5th के बाद 6th क्लोटिंग फैक्टर नहीं है. क्लोटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, देन 7 8 9 10 11 12 13 फैक्टर्स होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इनको आप याद कर लेना. और उसके बाद हमारा आता है दो तरह के क्लोटिंग कैस्केड होते हैं. एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. ये इजी है, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा. उस स्टेप्स के बाद आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे भी पढ़ना है. एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, कैन बी ट्रिगर्ड बाय फिजिकल इंजरी टू द ब्लड वेसल. अगर आपको कोई फिजिकल इंजरी हुई है ब्लड वेसल को, सपोज आपको बाहर से
कोई कट लगा है, कोई इंजरी हुई है, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे फर्स्ट एक्टिवेट होगा. सो एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल. फर्स्ट डैमेज cells release a substance called thromboplastin or tissue factors comes in contact with the blood. सबसे पहले जब भी इंजरी होती है ब्लड वेसल को, तो सबसे पहले जो सब्सटेंस रिलीज होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर. तो आप यहाँ पर फैक्टर थर्ड देख सकते हैं जिसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला गया है. सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर कौन सा है, फैक्टर थर्ड. कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड, तो ये आप देख रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले कौन सा रिलीज हुआ, टिश्यू फैक्टर थर्ड, जिसको टिश्यू फैक्टर या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं. कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड कंबाइंस विद फैक्टर 7. फिर ये फैक्टर 7 से कंबाइन होता है, जो कि कौन सा है, स्टेबल फैक्टर. दैट रिजल्ट इन एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर 10. फिर ये फैक्टर 10 की प्रोडक्शन करता है. एज थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्योंकि ब्लड का पार्ट नहीं है इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं. तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है. अब ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, फैक्टर 1 to 12, फैक्टर 1 वैसे 12 फैक्टर्स हैं 1 to 13 तक, ये कैसे, ये जैसे जैसे इन्वेंट हुए हैं वैसे इनको नाम दिया गया है. इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, द सेकेंड ट्रिगर इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड विद एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स. अब ये जो सेकेंड ट्रिगर है वो कैसे होता है, जब ब्लड के कांटेक्ट में आता है एक्सपोज कोलेजन फाइबर्स, जो कि पीछे हमने पढ़ा था कि जब इंजरी हो गई थी ब्लड वेसल को तो कोलेजन एक्सपोज हो गया था. अब जो कोलेजन एक्सपोज हुआ है वो ब्लड के कांटेक्ट में आया है, जो कि यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली कोलेजन एक्सपोज नहीं होता, ये इंजरी के टाइम पे ओनली एक्सपोज होता है. तो क्या होता है, विच आर नॉट यूजली एक्सपोज सिंस दे लाई अंडर द इनर सरफेस एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स. ऑफकोर्स कोलेजन एंडोथीलियम के अंदर छुपा रहता है नॉर्मली. अगर एंडोथीलियम डैमेज होगी है तो कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा, कोलेजन ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे. सो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोलेजन एक्सपोज हुआ, सरफेस कॉन्टेक्ट एक्टर एक्टिवेट्स फैक्टर 12. फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है. फैक्टर 12 हमारा कौन सा है, हेजमैन फैक्टर. हेजमैन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है. फैक्टर 12A एक्टिवेट्स फैक्टर 11. जो फैक्टर 12 है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, जो कि क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. फैक्टर 11A एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को. फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है. फैक्टर 9 हमारा कौन सा है, क्रिसमस फैक्टर. फैक्टर 9A जो एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को. फैक्टर 9 अल्टीमेटली फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है. अब ये क्या है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये सीरीज में एक्टिवेट हो रहे हैं. देख रहे हैं आप कैसे ये सीरीज में एक्टिवेट हो रहे हैं. 12 11 को कर रहा है, 11 9 को, फिर 10 को. तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोटिंग कैस्केड, क्योंकि ये एक सीरीज में वर्क करता है. और आप देख रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों आपस में मिलकर फैक्टर 10 पर मिल रहे हैं. तो इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो दोनों म्यूचुअल है. अब फैक्टर 10A क्या करता है, फैक्टर 10A एक्टिवेट्स द फाइनल कॉमन पाथवे. अब ये फाइनल कॉमन पाथवे इसको क्यों बोला है, क्योंकि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों लास्ट में फाइनली कॉमन हो जाते हैं, कॉमनली मीट करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनल कॉमन पाथवे यहाँ पर. अब ये फैक्टर 10 किसको एक्टिवेट करेगा, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देता है, विच फर्दर एक्टिवेट्स द एंजाइम थ्रोम्बिन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसको एक्टिवेट कर देता है, थ्रोम्बिन को. अब ये थ्रोम्बिन यहाँ पर आप याद रखना, ये एक्टिवेट हो रहा है तभी जाकर स्टेबल क्लोट बन रहा है. थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देता है, विच कन्वर्ट्स इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू इनसोल्यूबल थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन. थ्रोम्बिन बनेगा तो फिब्रिनोजन बनेगा. फिब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव है जो कि फिब्रिन को एक्टिवेट करेगा. फिब्रिन क्या है, थ्रेड्स हैं जो कि स्टेबल करेंगे किसको, क्लोट को. तो अब ये फिब्रिन ने क्या किया, स्टेबलाइज क्रॉस लिंक फिब्रिन, जो कि स्टेबल क्लोट बना. थ्रोम्बिन की वजह से प्लेटलेट स्टेबल हुए, थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजन एक्टिव हुआ, फिब्रिनोजन की वजह से फिब्रिन्स एक्टिवेट हुए, फिब्रिन की वजह से जो क्लोट है वो स्टेबल बना. सो अल्टीमेटली क्या होता है, विच स्टेबलाइजेस द प्लेटलेट प्लग. तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ऐसे होता है कि जब भी इंजरी होती है तो क्लोट ऐसे बनता है, स्टेबल क्लोट इस तरह से बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ क्लोटिंग कैस्केड. क्लोटिंग कैस्केड इसको बोला जाता है.
So now uses of anticoagulants. Why are we discussing anticoagulants? Anticoagulants important क्यों हैं, इनके uses क्या है, ये क्या disease conditions को prevent करती हैं. So anticoagulants क्या करते हैं, prevents the formation of new clots. ये new clots को prevent करते हैं बनने से, और extension of existing clots. अगर clot बन गया है तो उसके size को increase होने से prevent करते हैं. नाउ इसमें ये एंटाइकोगुलेंट्स बताए गए हैं, हेपरिन और वॉरफरिन. हेपरिन क्या है, हेपरिन बहुत इंपॉर्टेंट एंटाइकोगुलेंट है, ये सबक्यूटेनियसली हम देते हैं, ये ओरल नहीं देते. हेपरिन क्या करता है, ये हम इनिशियली यूज करते हैं फर्स्ट 4 to 7 डेज के लिए हम पेशेंट पर हेपरिन यूज करते हैं, क्योंकि ये रैपिडली वर्क करता है और इसका जो एक्शन होता है वो शॉर्ट लिव होता है. उसके बाद हम मेंटेनेंस थेरेपी में हम ओरल एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं. ओरल एंटाइकोगुलेंट्स में वॉरफरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. सो फर्स्ट आता है VTE, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है, एंटाइकोगुलेंट्स इसमें दिए जाते हैं. वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो हमारे डीप वेन्स होते हैं, इसमें दो कंडीशंस आती हैं. एक आता है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और दूसरा आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जो हमारे डीप वेन्स होती हैं, जैसे कि जो लेग्स की डीप वेन्स हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा क्लोट्स बन जाते हैं. DVT जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो अगर जो वेनस सर्कुलेशन है, जैसे कि हमारे लेग्स में क्यों बनते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण अगर जो सर्कुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण हमारे लेग्स में ब्लड की पूलिंग होना स्टार्ट होती है, वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड क्लोट्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. अगर लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, अगर आप कोई भी पर्सन अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खड़ा रहता है तो उसमें भी DVT होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं. तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस फर्स्ट कंडीशन, जिसमें डीप वेन्स में क्लोट्स बन जाते हैं, एंटाइकोगुलेंट्स उनको प्रिवेंट करता है क्लोट्स बनने को. पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स लंग्स में अगर क्लोट चला गया है. लंग्स में क्लोट कैसे जाता है, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो वो क्लोट अगर बड़ा होता रहता है तो वहाँ से वो क्लोट ब्रेक होकर सर्कुलेशन में चला जाता है. वो जो क्लोट है वो हार्ट की सर्कुलेशन में भी जा सकता है, हार्ट से ट्रेवल होकर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भी जा सकता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म. बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए एंटाइकोगुलेंट्स दिए जाते हैं. पेशेंट हु आर एट बेड रेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो पेशेंट लंबे टाइम से बेड रेस्ट पर है उनमें भी क्लोट बनने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती. Then treat arterial clotting and prevents embolus formation patient with atrial fibrillation, arrhythmia. Atrial fibrillation या फिर arrhythmia. एट्रिया अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, अगर एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, या फिर एरिथमिया अगर हमारे जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या फिर उनकी जो रिदम है या फिर वो इरेगुलरली बीट करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लड की पूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. अगर ब्लड कहीं भी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट इजिली बन जाता है. तो उन कंडीशन में हम यूज़ करते हैं AF में, एट्रियल फिब्रिलेशन, एरिथमिया में यूज़ करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है स्ट्रोक. एंटाइकोगुलेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रोक को प्रिवेंट करते हैं. स्ट्रोक कैसे प्रिवेंट होता है, अगर हमारे हार्ट में कोई भी क्लोट बन जाता है तो वो जो क्लोट है वो सर्कुलेशन से कहाँ पर ट्रेवल हो सकता है, हमारे ब्रेन में. और अगर ब्रेन में ट्रेवल होकर क्लोट चला जाता है, एम्बोलस अगर ब्रेन में चल जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है ये, क्या है, स्ट्रोक, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कंडीशन. स्ट्रोक डेवलप हो जाता है अगर ब्रेन में क्लोट चला गया. तो एंटाइकोगुलेंट्स स्ट्रोक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है. देन आता है इन आर्टीरियल क्लोट. आप कमेंट्स में लिखना कि स्ट्रोक के क्या साइंस हैं. सो स्ट्रोक के बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना. इन आर्टीरियल क्लोट, आर्टीरियल क्लोट में क्या होता है, प्लेटलेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है यूजुअली, इसलिए हम उसमें एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देते हैं. वेनस क्लोट, अगर क्लोट वेन में बना है तो उसमें फिब्रिन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए उसको एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं. ये जस्ट एक नॉलेज के लिए एक पॉइंट है. देन और क्या क्या यूजेस है इसके, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में अगर पेशेंट को MI हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, मीन्स वहाँ पर क्लोट फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज है. क्योंकि MI पेशेंट को क्यों हुआ, वहाँ पर ऑलरेडी क्लोट फॉर्म होगा, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में क्लोट फॉर्म होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपरली पेशेंट के मायोकार्डियम को नहीं गया, हार्ट के मायोकार्डियम को नहीं गया. इसलिए फर्दर क्लोट्स ना बने उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं. और हम किसके लिए देते हैं, ये और बताया गया है कि MI में हम हेपरिन यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म. देन फिर उसके बाद एंटी प्लेटलेट्स भी यूज़ करते हैं. एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट है. एंटी प्लेटलेट्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. हेपरिन के बाद हम ओरल एंटाइकोगुलेंट्स पेशेंट को देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. देन
अगर पेशेंट की कोई भी सर्जरी हुई है, जैसे कि हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, अगर वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है पेशेंट का, स्टेंट्स पेशेंट को डले हैं, देन ओपन हार्ट सर्जरी है, इंट्रा एब्डोमिनल कोई सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ये सर्जरीज में क्या होता है, क्लोट्स बनने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, उसमें भी हम एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं। एंटाइकोगुलेंट्स की इंटेंशन क्या है, ये क्या करती है, क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देती है। क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, क्लोट जल्दी नहीं बनेगा। क्लोट फॉर्मेशन डिक्रीज कर देती है, क्लोट के बनने को डिक्रीज कर देती है। एग्जिस्टिंग क्लोट्स डू नॉट बिकम लार्जर, अगर कोई क्लोट ऑलरेडी बना हुआ है और फिर हमने पेशेंट को एंटाइकोगुलेंट्स दिया तो क्लोट का साइज बड़ा नहीं होता। ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन आर मेंटेन। देखो अगर ब्लड में क्लोट नहीं बनेगा या फिर अगर क्लोट का साइज बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली फ्लो करेगा और ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी। एंटाइकोगुलेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले आता है थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। ये हम इन विवो पढ़ रहे हैं। इन विवो मीन्स जो पेशेंट्स पर या फिर पर्सन्स पर, ह्यूमंस पर यूज होते हैं, या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में इंटरनली हम दे सकते हैं, उसको बोलते हैं यूज्ड इन विवो। तो थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि आप थ्रोम्बिन को याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है थ्रोम्बिन। यहाँ पर थ्रोम्बिन बनेगा तभी फिब्रिन बनेगा, स्टेबल क्लॉट बनेगा। सो दोबारा अभी देखते हैं थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, एक होते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स क्या है, हेपरिन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है हेपरिन, एंटाइकोगुलेंट है ये। हेपरिन दो टाइप का होता है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, LMWH। और ये हम कैसे देते हैं, पेरेंट्रल, ये ओरल नहीं देते, ये पेरेंट्रल मीन्स सबक्यूटेनियसली हम देते हैं यूजुअली। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करते हैं, जिसमें ओरल ड्रग्स आते हैं जैसे कि एपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन, एर्गेट्रोबैन, बिवेलरुडिन, डेबिगेट्रिन, लेपिरुडिन। तो ये जो इनमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो क्या है, एपिक्साबैन है, रिवारोक्साबैन है, एर्गेट्रोबैन है, ये मोस्टली तीन हम यूज करते हैं। और देन आता है क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, विच इज वॉरफेरिन सोडियम, ये भी हम ओरल देते हैं। सिवाय हेपरिन के हम सारे क्या देते हैं, ओरल देते हैं। तो ये भी वॉरफेरिन सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हेपरिन वॉरफेरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। देन आते हैं यूज इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बाहर भी हम एंटाइकोगुलेंट यूज करते हैं। जैसे कि अगर ब्लड प्रोडक्ट्स देखे होंगे आपने, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमारे पास ब्लड बैग्स होते हैं, तो वो ब्लड बैग्स क्या है, उसमें क्लोट नहीं बनता, तो उसमें हम एंटाइकोगुलेंट्स डालते हैं ताकि वो जो ब्लड है वो क्लोट ना हो। इन विट्रो मीन्स बॉडी के बाहर भी वो जो ब्लड है वो क्लोट ना हो। और अगर आप देखें कि हम जब भी पेशेंट से ब्लड लेते हैं तो हमारे पास वो जो बॉटल्स होती हैं जिसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो बॉटल में जब ब्लड आ जाता है उसमें भी एंटाइकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जिससे कि ब्लड क्लोट नहीं होता। तो हेपरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपरिन क्या है, 150 यूनिट हम यूज करते हैं 100 ml ऑफ ब्लड में क्लोटिंग प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं सिट्रेट्स भी यूज होता है या फिर साइट्रेट्स यूज होते हैं, सोडियम एडिटेट यूज होता है, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA भी यूज किया जाता है। तो इसको आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नाउ हाउ डू दे वर्क, एंटाइकोगुलेंट हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट आता है थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स का एक्शन क्या है, थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरफेयर विद ब्लड क्लोटिंग बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन विच कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन टू फॉर्म क्लोट्स। अभी आपने पीछे पढ़ा था, ये हमारा पूरा ये क्लोटिंग कैस्केड है, ये पूरा मैकेनिज्म है। तो थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं ये इसको प्रिवेंट करते हैं। जब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन नहीं बनेगा, फिब्रिनोजन नहीं बनेगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा, और अगर फिब्रिन नहीं बनता, फिब्रिन क्या करता है, थ्रेड्स की तरह है जो कि क्लोट को स्टेबल करता है, ये नहीं बनेगा तो क्लोट स्टेबल ही नहीं होगा। तो क्लोट क्या है, एक तो ये अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो नया क्लोट नहीं बनेगा, और अगर बन भी गया है तो फिब्रिन नहीं बनेगा, तो फिब्रिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो क्लोट स्टेबल नहीं बनेगा और उसका साइज नहीं इंक्रीज होगा। तो इसमें भी दो आते हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स क्या है, हमारा हेपरिन, ये क्या करता है, इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। इनडायरेक्टली कैसे करता है, वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है एंटाई थ्रोम्बिन
3, एंटाइथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है इन द ब्लड विच देन इनिबिट्स थ्रोम्बिन। तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स जो कि हमारा हेपरिन है वो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, एंटाइथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को। उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, थ्रोम्बिन नहीं बनता। सेकंड है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, और एंटाइथ्रोम्बिन 3 जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है ये उसकी एक्टिविटी को सिर्फ इंक्रीज करता है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स जो कि हमारे ओरल ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक थ्रोम्बिन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन को ब्लॉक कर देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ एंटाइथ्रोम्बिन 3। ये एंटाइथ्रोम्बिन को बिल्कुल टच नहीं करते, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन को ब्लॉक कर देते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटाइकोगुलेंट। एंटाइकोगुलेंट के एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगर हम एंटाइकोगुलेंट देते हैं तो हमको क्या बातें ध्यान में भी रखनी है। सबसे पहले माइनर टू सीवियर ब्लीडिंग। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी पेशेंट एंटाइकोगुलेंट पे होता है मींस उसका जो ब्लड है वो क्लोट इजिली नहीं होगा। अगर उसको कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या फिर इंटरनली कोई इंजरी हो गई है तो ब्लीडिंग माइनर भी हो सकती है। अगर माइनर ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी। माइनर से ब्लीडिंग सीवियर भी हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग इवन डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट हाई डोज एंटाइकोगुलेंट्स पर है और हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। तो हेमरेज सबसे फर्स्ट इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, हेमरेज। देन ब्रूजिंग। ब्रूजिंग मीन्स आपने देखा होगा जो पेशेंट्स एंटाइकोगुलेंट्स पर होते हैं उनके नॉर्मली ब्रूजिंग हो जाती है। ब्रूजिंग मीन्स जो ब्लू कलर के जो ब्रूजेस हो जाते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं ब्लू कलर के, उसको बोलते हैं ब्रूजिंग। तो आमतौर पर कॉमनली हो जाती है, एंटाइकोगुलेंट्स पर जो पेशेंट होते हैं उनको ब्रूजिंग ईजिली हो जाती है। हेमाटोमा फॉर्मेशन, हेमाटोमा फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्रोसिस ऑफ स्किन, स्किन की नेक्रोसिस भी हो सकती है। ये स्पेशली कहाँ पर होता है, जब हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, जैसे कि हेपरिन हम सबक्यूटेनियसली देते हैं तो वहां पर हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है और वहां की जो स्किन है वो नेक्रोसिस भी हो सकती है। और अदर टिश्यू, नेक्रोसिस ऑफ स्किन या फिर अदर टिश्यू को नेक्रोसिस हो सकती है। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोस मीन्स हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, साइटोपिनिया सेल्स, थ्रोम्बस सेल्स मीन्स जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनका जो काउंट है वो कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इससे। देन हम फर्स्ट पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हमारा जो है हेपरिन, हेपेरिन या फिर हेपरिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स है, इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये एंटाइथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। हेपरिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फाउंड इन द लीवर, ये लीवर में फाउंड होता है। लीवर क्या है, हिपैटिक, हिपैटिक वर्ड कहाँ से आया, लीवर से, इसलिए इसका नाम क्या है हेपरिन, क्योंकि ये लीवर से फाउंड होता है। मीन्स ये हमारी बॉडी में नॉर्मली भी पाया जाता है। एंड मास्ट सेल्स, इट इज कंप्राइज ऑफ मेनी चेन्स ऑफ वेरिंग मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, बहुत सारी चेन से बना हुआ है और इन चेन्स का जो वेट है वो अलग अलग है, इसलिए हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट, उनका जो वेट है वो कम है। तो ये जो हेपरिन है अनफ्रैक्शनेटेड है। इट इज ब्रोकन डाउन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या अगर हम ओरली लेते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसलिए हम ये ओरली नहीं ले सकते, या फिर हम इसको आईवी देते हैं या फिर सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली हम इसको यूजुअली देते हैं जो कॉमन इसका रूट है। हेपरिन रिजल्ट इन एंटाइकोगुलेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्लड वेसल, तो ये हमारी बॉडी में भी यूज होता है और आउटसाइड भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि ब्लड बैग्स में। हेपरिन इज यूटिलाइज फॉर रैपिड एंड शॉर्ट लिव्ड एक्शन। हमेशा याद रखना जो हेपरिन है उसका जो एक्शन है वो रैपिड है, जल्दी है, और इसका जो एक्शन है शॉर्ट लिव्ड है, ये शॉर्ट टाइम के लिए वर्क करती है, फिर हमारी बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी कोई पेशेंट को हम यूज करते हैं तो हम स्टार्ट हेपरिन से करते हैं, उसके बाद हम ये थोड़े टाइम बाद बंद कर देते हैं, जैसे कि फॉर अ वीक हम करते हैं। अगर पेशेंट को ज्यादा जरूरत है हेपरिन की तो जब तक पेशेंट का प्रोसीजर नहीं होता, सपोज अगर पेशेंट को स्टेंट्स डलने हैं तो अगर उसका प्रोसीजर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो तब तक हम पेशेंट को हेपरिन देंगे। जैसे ही उसको स्टेंट डल जाएंगे उसके डिस्चार्ज के बाद हम उसको ओरल एंटाइकोगुलेंट्स पर स्टार्ट करते हैं, जिसको मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं। वाइल ओरल एंटाइकोगुलेंट्स आर सुटेबल फॉर मेंटेनेंस थेरेपी, तो लॉन्ग लाइफ के लिए हम ओरल एंटाइकोगुलेंट देते हैं, हेपरिन हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते। हेपरिन इज नॉट गिवन IM,
IM इसको नहीं दिया जाता, ओरली भी नहीं दिया जाता। IM इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये लोकलाइज ब्लीडिंग कर सकता है। हेपरिन क्या है, एंटाइकोगुलेंट है, तो IM अगर हम देते हैं मसल में तो लोकलाइज ब्लीडिंग हो सकती है। इसका एक्शन हमने पढ़ लिया है, एंटाइथ्रोबिन 3 को ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे वो जो थ्रोम्बिन है वो नहीं बनता, थ्रोम्बिन नहीं बनता तो फिब्रिनोजन नहीं बनता, फिब्रिनोजन नहीं बनता तो एक्टिव फिब्रिन नहीं बनता। देन हाफ लाइफ इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 90 मिनट्स है इसकी हाफ लाइफ। इन एमरजेंसीज इट इज यूजली गिवन इन बोलस डोज। एमरजेंसीज में हम IV इन्फ्यूजन के थ्रू बोलस डोज में भी हम इसको देते हैं, तो ये क्विकली ये बॉडी में एक्ट करना स्टार्ट कर देता है 40 to 90 मिनट्स में ही। डोज इसकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेपरिन हमेशा क्या है, वेट बेस्ड है। ये वेट बेस्ड होता है, हमारे पास प्रॉपर जो वेट है पेशेंट का होना चाहिए हेपरिन देने से पहले। 5000 से 10,000 यूनिट्स नॉर्मल इसका डोज है, ज्यादा भी हो सकता है। हेपरिन का डोज 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिसीज कंडीशन क्या है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो, या फिर DVT है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हेपरिन की बहुत ज्यादा डोज भी देते हैं, 15,000 इवन 20,000 यूनिट भी देते हैं, लेकिन अंडर वेरी मोनिटर्ड कंडीशंस। साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट क्या है, ऑफ कोर्स एंटाइकोगुलेंट है, मीन्स ये क्लोट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, क्लोटिंग टाइम इंक्रीज करता है, तो क्या होगा, हेमरेज इजिली हो जाएगा, ब्लीडिंग हो सकती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया HIT, प्लेटलेट काउंट इससे रिड्यूस हो जाता है। और हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। अगर पेशेंट का कोई हैमरेज हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साइंस है ये, उसको चक्कर आएंगे, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो वो सब चीजें हमने ध्यान में रखनी है। हेडेक होगा पेशेंट को, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है, और हेयर लॉस भी होता है प्रोलॉन्ग यूज से। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मॉनिटर PTT क्या होता है, PTT होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जब भी पेशेंट अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे होता है, लो मोलिकुलर वेट पर इसकी जरूरत नहीं है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में हम हमेशा मॉनिटर क्या करते हैं, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT। ये एक ब्लड टेस्ट है दैट लुक्स एट द हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ब्लड टू क्लोट विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। जब पेशेंट को हम हेपरिन देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते, उसके साथ हम मॉनिटर करते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जब देते हैं, PTT मॉनिटर करते हैं। PTT क्या है, ये देखता है कि क्लोट कितना टाइम ले रहा है, ब्लड जो है कितना टाइम ले रहा है क्लोट बनने में, अगर पेशेंट हेपरिन पर है तो। क्लोज मॉनिटरिंग PTT इज नेसेसरी टू एंश्योर थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस। थेरेप्यूटिक रेंज क्या होता है, थेरेप्यूटिक रेंज होता है कि पेशेंट को हमने उतना हेपरिन देना है, उतना एंटाइकोगुलेंट देना है कि पेशेंट क्या है, अगर हम ज्यादा दे देंगे, एक थेरेप्यूटिक रेंज होता है, तो हेपरिन का क्या है, हेपरिन का थेरेप्यूटिक रेंज है 60 to 80 सेकेंड्स। तो अगर हम ज्यादा दे देंगे हेपरिन तो पेशेंट को इजिली ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकती है। अगर हम उतना कम दे देंगे बिल्कुल, तो क्या होगा, असर ही नहीं होगा हेपरिन का, क्लोट फॉर्मेशन प्रिवेंट ही नहीं होगी और डिसीज क्योर ही नहीं होगी। तो एक थेरेप्यूटिक रेंज होता है कि हमने इसी रेंज में हेपरिन पेशेंट को देना है। सो नॉर्मल थेरेप्यूटिक रेंज के हेपरिन की 60 to 80 सेकेंड्स। अगर 30 सेकेंड्स आ रही है या फिर 80 सेकेंड से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, या तो उसका असर ही नहीं हो रहा है, या हमने इतना ज्यादा हेपरिन दे दिया है कि इजिली ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्लोज मॉनिटरिंग PTT बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हेपरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे। जो नॉर्मल लेवल होता है वो क्या होता है, 30 to 40 सेकेंड्स होता है PTT का, और हेपरिन थेरेपी अगर चल रही है तो PTT का जो थेरेप्यूटिक रेंज वो क्या है, 60 to 80 सेकेंड्स। नाउ ATTT क्या है, अब ये नई चीज है। A मीन्स एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड मीन्स PTT में हम क्या कर देते हैं, एक्टिवेटर डाल देते हैं। एक्टिवेटर क्या करता है, क्लोटिंग टाइम को स्पीड अप कर देता है। नाउ ये भी हेपरिन ही है, लेकिन ये क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। इसकी जो चेन्स का जो वेट है वो लो है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं वो आते हैं डाल्टापेरिन, एनोक्सापेरिन, फोंडापेरिनक्स और टिंजापेरिन। सो जो यहाँ पर यूके में जो यूज होता है वो होता है डाल्टेपेरिन, एनोक्सापेरिन एंड फोंडापेरिनक्स मोस्टली। दीज आर अ फॉर्म ऑफ हेपरिन
60% ऑफ देयर चेन्स आर ऑफ लो मोलिकुलर वेट। ये भी हेपरिन है लेकिन 60% इसकी चेन क्या है, लो मोलिकुलर वेट है। ये भी हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। डोज इसकी क्या होती है, 100 to 200 यूनिट्स पर केजी पर डे। तो ये भी वेट बेस्ड ही है, हेपरिन वेट बेस्ड है। साइड इफेक्ट्स इसके सिमिलर हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट है, लेस लाइकली टू कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये प्लेटलेट काउंट को कम नहीं करता, वेयरएज कम इसका जो इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर, प्लेटलेट काउंट पर, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। माइल्ड इरिटेशन, पेन, ब्रूजिंग, हेमाटोमा फॉर्मेशन, नेक्रोसिस ऑफ स्किन, माइल्ड ब्लीडिंग, ये सब, रेडनेस और स्वेलिंग या फिर ब्रूजिंग एट द इंजेक्शन साइट, ये सब कॉमन है हेपरिन से। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ हेमरेज, डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड इन पेशेंट विद हेपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लीवर इम्पेयरमेंट या फिर अगर रीनल इम्पेयरमेंट है तो डोज हम कम कर देंगे। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन डज नॉट रिक्वायर पीटीटी मॉनिटरिंग। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में हमको पीटीटी मॉनिटर करना पड़ता है, जबकि इसमें वो जरूरत नहीं है। अभी तक कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं बना जो कि लो मोलिकुलर वेट थेरेपी को की इफेक्टिवनेस को असेस करे, इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती। एंटीडोट हेपरिन का वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट एंटीडोट है हेपरिन का। जब भी हमने हेपरिन देना है तो हमारे पास एंटीडोट भी रेडी होना चाहिए। 1 मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटामीन सल्फेट किसको न्यूट्रलाइज करता है, 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन को। और हमने पेशेंट को हमेशा टीच करना है कि अगर आप हेपरिन पर हैं, कोई भी एंटाइकोगुलेंट्स पर हैं, तो आप क्या करें, अपने साथ एक तो आपने कार्ड रखना है एंटाइकोगुलेंट का कि मैं इजीली ब्लीड कर सकता हूँ, वो एक येलो कार्ड होता है, वो पेशेंट को अपने साथ रखना है। साथ में ही उसको ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं ले रहा जो कि एंटाइकोगुलेंट या फिर एंटी प्लेटलेट है, जो कि एक और प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं ले रहा जो कि ब्लीडिंग को कोज कर रहा है ऊपर से एंटाइकोगुलेंट के साथ। तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इजिली ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि कॉमनली जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट है, वो भी क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो ऐसा ही कोई प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे साथ में, वो भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने सारे जो भी एंटाइकोगुलेंट्स है वो डिस्कस किए। हमने इस वीडियो में हेपरिन डिस्कस किया है जो कि हम पेरेंटली देते हैं। ओरल एंटाइकोगुलेंट्स में पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।